हेलो लर्नर्स, बात करते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशंस की। बात अगर जुडिशरी एग्जामिनेशन की हो तो हर एक एस्पिरेंट की यह शिकायत है कि साल 2024 में वैकेंसीज कम थी, साल 2025 में कम से कम सारी वैकेंसीज का बैकलॉग क्लियर कर देना। और उम्मीद भी ऐसी करी जा रही है कि साल 2025 में जो वैकेंसीज का नंबर है वो बहुत ज्यादा होगा और आप लोगों को मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का और अपनी प्रिपरेशन को प्रूफ करने का कि आपने तैयारी सही से करी थी और अब आप एक सिविल जज बनने के लिए तैयार हैं। अगर बात जुडिशरी एग्जाम्स की करी जाए तो केंद्र में आता है, यानी कि सेंटर में आता है एक ऐसे स्टेट का जुडिशरी एग्जाम जो खुद इंडिया के सेंटर में है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अटेम्प्टेड जुडिशरी एग्जामिनेशंस में है और उसके साथ ही साथ काफी सॉर्टेड जुडिशरी एग्जाम माना जाता है इसको। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश जुडिशरी की, यानी कि एमपीसीजे की। अब ये एमपीसीजे का एग्जाम ऐसा है जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि साल 2024 में वैकेंसी आ जाएगी। अब चूंकि साल 2024 में कुछ रिट्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, साथ ही साथ बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई, री एग्जाम, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके कारण ये वैकेंसी पुश होती गई। लेकिन अब ये बात तो तय है कि साल 2025 में ये वैकेंसी आनी है। तो हम अपनी सीरीज में जब कवर कर रहे हैं हर एक स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो एमपीसीजे हमसे छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस मध्य प्रदेश जुडिशरी के बारे में। अब इससे पहले कि हम इस एग्जाम की सीरीज में आगे बढ़ें और इस एग्जाम को क्रैक डाउन करें, उससे पहले आपके लिए जरूरत है जानने की मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। प्रांजल सिंह जुडिशरी इसका नाम है, या आप प्रांजल सिंह अनअकैडमी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप पहुंचेंगे मेरे टेलीग्राम पे, जहां आपको रेगुलर जुडिशरी के अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ अनअकैडमी में जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलेंगे और साथ ही साथ और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेंगी, जिसमें एक चीज है डिस्कशन ग्रुप, जहां आप मुझसे सीधे अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं या मुझसे सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम एमपीसीजे के सिलेबस को डिकोड करेंगे, उसके बाद हम उसकी एलिजिबिलिटी को समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल उठे साल 2024 में इसमें। उसके साथ ही साथ इस एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, वैकेंसी का भी अपडेट लेंगे और इस एग्जाम का टाइमलाइन कैसा रहता है, कट ऑफ क्या रहता है, इन सारी की सारी चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले होनी चाहिए इस नंबर से, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वहां आपके साथ और कितने लोग लाइन में खड़े हैं और आपका कंपटीशन एक्चुअल में है किनसे। तो अगर इसके प्रीलिम्स का डेटा निकाला जाए तो लगभग 35,000 ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया था लास्ट टाइम, यानी कि आपका कंपटीशन सीधे 35,000 लोगों से है। अब अगर देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तरह 13,000 जितना कम भी नहीं है और यूपी जुडिशरी में 70,000 जितना ज्यादा भी नहीं है, यानी कि यह बीच का मामला है। मध्य प्रदेश है तो मामला बीच में सेट है। अब यहां 35,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है। अब रियल जो केस है ना, वो है आपके एमपीसीजे की एलिजिबिलिटी का, यानी कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ही आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम सबको पता है कि हर एक जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए होती है, वो होती है बैचलर डिग्री इन लॉ, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर। उसके बाद जो एडिशनल क्राइटेरिया ऐड हुआ है, रियल प्रॉब्लम वहां से हुई। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, और अगर पता है तो एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा। यह क्राइटेरिया यह कहता है कि हर एक कैंडिडेट को जो यहां पे एमपीसीजे अटेम्प्ट करना चाहता है, उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का सर? एडवोकेसी का। मैं लॉयर का नहीं कह रहा हूं, एडवोकेट का। एडवोकेसी का मतलब क्या है? आपने लॉ को प्रैक्टिस किया हो कोर्ट में और आपके नाम पे केसेस हो, तब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो 3 साल का ये जो क्राइटेरिया है ये दिया गया है। इसका एक ऑप्शनल क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, अगर आपके मार्क्स 70% से ज्यादा थे थ्रू आउट एलएलबी और इसमें आपका एक भी बैक नहीं था, यानी कि कोई भी एटीकेटी एग्जामिनेशन नहीं था, कोई भी बैकलॉग नहीं लगा, आपने क्लियर 1 गो में 70% एग्रीगेट मार्क्स के साथ अपनी एलएलबी को क्वालिफाई किया है। ध्यान रखिएगा, ये एलएलबी की बात हो रही है, एलएलएम या मास्टर डिग्री की नहीं। तो आपको ये 3 इयर्स क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं वो सीधे एग्जाम दे सकते हैं, बाकी लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज लेके आनी पड़ेगी कोर्ट सिस्टम की, ताकि उनको ये बात पता रहे कि वो किस जगह पे जा रहे हैं। अब अगर बात करी जाए एससी एसटी वाली कैटेगरी की, तो उनके पास ये मार्क्स का जो लिमिट है वो है 50%। अब चलिए वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद आप देखेंगे यहां आपको दिख रहा है एकेडमिक जो आपकी परफॉर्मेंस है 70% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% है दूसरी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। अब यहां पे आपने देख लिया 3 ईयर के एक्सपीरियंस की बात। और क्या है? मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी, और 5-5 साल का जो एज रिलैक्सेशन हर एक स्टेट में मिलता है वो रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है। उसके बाद नेशनैलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए, हर जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी जो प्रोफिशिएंसी
एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहां इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा है। अब अगली चीज आती है इस एग्जाम के पैटर्न को समझने से। अब यहां पे भी इसको यूपी से अगर कंपेयर किया जाए तो मामला थोड़ा आसान है, छत्तीसगढ़ से किया जाए तो लगता है थोड़ा लेंदी है, लेकिन अभी भी चीजें बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसे इस एग्जाम के पैटर्न में 3 स्टेजेस हैं, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट जुडिशरी की तरह। यहां पे प्री में होता है एक पेपर, ये ऑब्जेक्टिव है और यहां पे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती, 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेंस का एग्जामिनेशन, जहां आपसे पूछे जाते हैं 4 पेपरों में सब्जेक्टिव आंसर्स, यानी कि टोटल 4 पेपर होते हैं 100-100 मार्क्स के ईच। और उसके बाद आखिर में आता है आपका इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि होता है 50 मार्क्स का। अब इन चीजों को जरा अच्छी तरीके से कोट डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में जो हमारा एक पेपर होता है वो केवल लॉ का नहीं है या केवल जीएस का नहीं है। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा इसमें लॉ की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 80% से भी ज्यादा। उसके बाद जीएस और जीके का भी इसमें कुछ पोर्शन आता है। टोटल इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 150 सवाल, यानी कि हर एक सवाल का जो मार्क्स है वो 1 मार्क का होता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग मार्क नहीं करी जाती है, यानी कि सबसे बेस्ट चीज यह है कि आप जितना तुक्का लगाना चाहे लगा लीजिए, लेकिन आपको एक बात मैंने बहुत बार बता चुका हूं कि तुक्का लगाने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके कट ऑफ को। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह जानना है कि सर हम टारगेट कितना करें, 150 में हमारे कितने सवाल सही होने चाहिए। तो अगर आप कट ऑफ नंबर्स पे जाएंगे तो 113 से 108 के बीच हमेशा लाई करता दिखेगा। एक समय ऐसा था कि यह नंबर बहुत कम चला गया था क्योंकि पेपर टफ आया था। रिसेंट ट्रेंड में हमने देखा कि एमपीसीजे का पेपर बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, लेकिन डीजेएस की तरह बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में हमने देखा कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। अब इस परिस्थिति में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एमपीसीजे का पेपर अगर इस बार भी टफ आया, अपकमिंग वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे, तो कट ऑफ कम हो सकता है। लेकिन आपका टारगेट हमेशा सेफ साइड के लिए इस 150 में से रहना चाहिए 110 से 115 के बीच। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपके इतने सवाल सही हो ताकि आप एक सेफ साइड पे हो और इस बात को इंश्योर कर पाएं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर, इसके सिलेबस को देखना। अब इसके सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक हमारा लॉ का पार्ट है और दूसरा जो हमारा पार्ट होने वाला है वो है जीएसजीके का। यहां पे आप देखिए सबसे अच्छी बात जो है वो एमपी जुडिशरी की ये है कि यहां पे आपको क्वेश्चन का वेटेज भी पता है, यानी कि अगर आपने इस पैटर्न के साथ इनके आंसर्स को सॉल्व किया और प्रिपेयर किया तो आप बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं 10 सवाल, जो सीपीसी है उसके बाद वहां आते हैं 15 सवाल, टीपीए से आने वाले हैं 7 सवाल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 सवाल, स्पेसिफिक रिलीफ लिमिटेशन एक्ट, एमपी आपका एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इंडियन एविडेंस, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आखिर में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन सारे के सारे का वेटेज जो है वो कितना है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले आप यहां देखिए कि जीएसजीके में क्या हो रहा है। जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 20 मार्क की और उसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर की नॉलेज है 10 मार्क की और इंग्लिश की जो नॉलेज है वो 10 मार्क्स की, यानी कि 40 मार्क्स आपके यहां हो गए और बाकी के 110 मार्क की बात होगी इससे पहले, यानी कि इससे पहले आपने जो लॉ का पोर्शन देखा। यह है प्रीलिम्स की बात, जहां आपसे पूछे जाने वाले हैं टोटल 150 सवाल और इन 150 सवालों में से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करके इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तरफ पहुंचेंगे तो यहां आपके सामने खड़े होंगे 4 पेपर। इन 4 पेपर के अंदर भी अच्छी बात है कि ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है और बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने आसान भी नहीं है कि आप बड़े आसानी से इसको क्रैक कर लें। अब देखिए पेपर 1 जो है वो कवर करता है सिविल लॉ को, पेपर 2 कवर करता है आपकी लीगल राइटिंग और ट्रांसलेशन को, पेपर 3 कवर करता है क्रिमिनल लॉ को और पेपर 4 बात करता है लीगल ड्राफ्टिंग और जजमेंट की। अब इसको जरा अच्छे से डिकोड करते हैं। जब हम बात करते हैं मेंस के पेपर 1 की, तो मेंस का हर एक पेपर 100 मार्क का होता है और ये जो है आपका थ्रू आउट डेज चलता है मेंस का एग्जामिनेशन। तो जो पेपर 1 है सिविल लॉ, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ और लिमिटेशन एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है और ये टोटल है 100 मार्क्स का, जैसा आपको लिखा दिख रहा है। अब इस 100 मार्क्स को स्कोर करने के बाद आपको क्या पता चलेगा सर, ये 100 मार्क्स में आपकी जैसी स्कोरिंग रहेगी यही मार्क्स तो काउंट होने हैं। इसके बाद हमारा पेपर 2 आता है, ये लीगल राइटिंग को बिलोंग करता है। अब यहां पे देखिए आर्टिकल्स, यानी कि आपको ऐसे लिखने होते हैं सोशल सब्जेक्ट्स में लीगल टॉपिक्स पे। इसके बाद ये जो कंडेंसेशन लिखा हुआ है इसका मतलब है प्रेसेस राइटिंग। ये प्रेसेस राइटिंग क्या होती है सर, बड़ी चीज को छोटे में लिखना, प्रिसाइज राइटिंग। इसके बारे में आपको हमारे चैनल पे कई वीडियोस मिल जाएंगे, मैं भी बहुत जल्द इसके ऊपर आपके लिए कंटेंट लेके
लेके आऊंगा। फिर ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश, ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी। आप देखेंगे कि यहां पे बहुत सारी चीजें दूसरे स्टेट जुडिशरी से कितनी मैच कर रही हैं। उसके बाद ये भी जो है आपका 100 मार्क्स का, यहां पे आप देख सकते हैं हर एक चीज का जो डिवीजन है वो 20-20-20 मार्क का है। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है हमारे पास, वो आती है क्रिमिनल लॉ का पेपर, जो कि थोड़ा मुश्किल आता है। अब इस सिचुएशन में आपके पास आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट भी है, नेगोशिएबल भी है। उसके बाद दो जो हमारे एक्ट हैं वो एमपी के लोकल एक्ट हैं, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और एमपी लोकेशन कंट्रोल एक्ट। और इसके बाद आखिर में आता है पेपर नंबर 4, जो कि बात करता है जजमेंट राइटिंग की। अब यहां पे क्या है, फ्रेमिंग ऑफ इशू और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये दो बात में स्प्लिट है। और उसके बाद ये दोनों 10-10 मार्क का आएगा और 40-40 मार्क के दो जजमेंट राइटिंग आते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी से बिल्कुल मैच खाता हुआ। तो अब इस परिस्थिति में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आपका जो मेंस का एग्जाम है सर, वो होने वाला है 400 मार्क्स का, प्लस 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, यानी कि टोटल जो बात है वो 450 मार्क्स की है। लेकिन दूसरे स्टेट जुडिशरीज को अगर हटा दिया जाए और एमपीसीजे की बात करी जाए, तो यहां खास बात यह है कि एमपीसीजे ने इसमें सारा का सारा जो बाइफर्केशन है वो ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। हर चीज का मटेरियल आपको मिलेगा। यही खास बात है एमपी जुडिशरी की। और अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट को बिलोंग करते हैं तब तो आपको डेफिनेटली एमपी जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है एमपीसीजे के इंटरव्यू की। जो एमपीसीजे का इंटरव्यू है, जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, वो होता है 50 मार्क्स का, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करना होता है, यानी कि आप इंटरव्यू में भी फेल हो सकते हैं एमपी जुडिशरी के। अब ये तो हुई बेसिक बात। अब बेसिक बात यानी कि आपकी वैकेंसी आने से पहले आपको जो 2-4 चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर देता हूं। जब कभी भी एमपी जुडिशरी की बात होगी तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि हमारे मेंस में जो 4 पेपर हैं वही सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। प्रीलिम्स के लिए सेफ स्कोर 115 लेके चलते हैं अभी के लिए, और ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे और आखिर में आता है इंटरव्यू, जो आपका 50 मार्क का होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको इस बात को इंश्योर कर लेना है इस एग्जाम को देने से पहले कि क्या आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस है या फिर 70% से ज्यादा आपके एलएलबी में स्कोर है आपका बिना बैकलॉग के। इस बात को ध्यान रखिएगा। टीआर शीट को मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। अगर जेन्युइनली आपके बिना बैकलॉग के 70% है तभी ये रिस्क लीजिए, अदरवाइज आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चले जाइए। इस उम्मीद में मत बैठिए कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट में मामला वापस जाएगा और इसको आपको जो अपहेल्ड किया गया उसको कैंसिल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज अब बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। अब बात आती है वैकेंसी की। सर अब वैकेंसी में आपने यहां पे एक बात मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो है, इस समय की जो वैकेंसी चल रही है, यानी कि 2022 वाला जो 2023 का मामला चल रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है सर, ये जो नया रूल आया इसके चक्कर में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत केसेस हुए, कुछ नई रिट्स भी फाइल हुई। अब इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ये साइकिल जो कि साल 2024 में ही खत्म हो जाना था और साल 2024 में ही नई वैकेंसी आनी थी, ये चीज अब और ज्यादा पोस्टपोन और डिले हो चुकी है। इसीलिए आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2025 तक ये मामला जाएगा। और मैं आपको बता भी देता हूं कि आप ये मत सोचिएगा कि जनवरी और फरवरी, ये मामला साल 2025 के लगभग अप्रैल या फिर जुलाई जून ऐसे जाएगा ये, यानी कि ये 2025 के मिड में आके फंसेगा हमारा मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। और आपको इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि जब भी ये नोटिफाई हो, इस बार प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पीक पे रहनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो वो यहां पे सॉल्व होगा और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के रेगुलर अपडेट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। मैं मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।